इस वीडियो में हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि जो फेरोमैग्नेटिज्म है उसको कंसीडर किया जाता है एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। इज इट ट्रू? तो देखिए, तीन तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक, एक होते हैं आपके फेरोमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसको ये रिपेल करते हैं। क्योंकि रिपेल क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। फिर जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो ये अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं करते, ये भी नहीं करते। जबकि फेरोमैग्नेटिक क्या करते हैं कि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दो तो भी अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है? रिटेन कर लेता है। इसका मतलब कि फेरोमैग्नेटिक जो कंपाउंड है वो है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसका मतलब जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म होता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? आपका करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ए Cr2 पॉजिटिव आयन, Cr यानी क्रोमियम 2 पॉजिटिव आयन और इसके Z की वैल्यू है 24, is the same as that of neodymium ion। ठीक है, तो ये है Nd3 आयन और इसका Z है 60। तो क्या इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है? तो क्रोमियम का Z इक्वल टू 24 होता है। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये होता है आपका 3d5 4s1। तो जब दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा एक यहाँ से जाएगा, तो 3d4 बचेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे आपके? जबकि आप नियोडाइमियम में क्या होता है, ये आपको पता है लेंथेनाइट सीरीज का एलिमेंट है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ज़ेनॉन, फिर 4f4 एंड 6s2। तो इसमें से 3 जाएंगे, 2 यहाँ से जाएंगे एक यहाँ से, तो कितना बचेगा? 4f3। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 3। तो सेम नहीं है, यानी कि आपका स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? इनकरेक्ट है। लेकिन लेंथेनम सीरीज आप जो पहले वाली सीरीज है मैंने बहुत बार बताया, एक बार और बता दी, तो इसको आप याद करो। SC तिवारी वो कार में फिर से नहीं क्यों जा। इसका जो एटॉमिक नंबर है कैसे याद करोगे? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। फिर इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d1 4s2 फिर 3d2 2 इलेक्ट्रॉन थे। देखो जैसे 22 है बाद में 2 आ रहा है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s2, यहाँ 3 है तो 3d3 4s2। इसका होता है 3d5 4s1। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। फिर मैग्नीज का क्या होता है? 3d5 4s2, ये हो जाएगा 3d6 4s2। फिर यहाँ पे 3d7 4s2, फिर आ जाएगा आपका 3d8 4s2, यहाँ पे आ जाएगा 3d10 4s1। ठीक है, क्योंकि 3d9 है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके एस वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल करके एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। यहाँ आएगा आपका 3d10 4s2। अब जो आपको पूछे जितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे जैसे आयन बने वैसे वैसे निकाल लो। जैसे क्रोमियम 2 पॉजिटिव पूछा, एक यहाँ से निकालो एक यहाँ से निकालो 3d। मैंने लेंथेनम सीरीज कैसे याद करते देखे? जैसे सीने पर नदिया पर्वत समंदर यूं गड़े तब डायना हेडन इतराके दम धमाके यूनिटी। इस तरह से मतलब आप कुछ भी बना लो। ठीक है, यूट्यूब पे इससे बढ़िया तरीके हैं इसको याद करने के। चलिए उसको छोड़ते हैं। फिर ये 58 है, ये 59, ये 60, ये दिया हुआ भी है। मैं इनको पहले से शुरुआत इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। सीरियम से आ जाओगा। ये तो जिनोन का एटॉमिक नंबर होता है 54। आगे देखो अब कितने रह गए? 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो क्योंकि 4f सीरीज है तो आप 4f को सबसे पहले लिखो। 4f के बाद 5d रखो और फिर 6s रखो।
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे भरो 54 है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो 2 यहाँ से भरो, फिर एक एक इसमें भर दो, फिर उससे नेक्स्ट वाले में फिर से आप जिनोन लिखो, फिर आपको सिर्फ 4f में भरने हैं। ठीक है, तो 4 6s2 तो आपका रहेगा 1 2 और ये 3 5d में नहीं जाएंगे। फिर आगे क्या होगा xe, अब चलो 4f4 6s2, ऐसे आप भरते चले जाएंगे। तो इसमें से आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे? इसमें से आपको निकालने थे 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो 4f3 आएगा। 3 आपके नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 आपका रॉन्ग है और स्टेटमेंट नंबर 1 आपका करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसे देखिए कि ई नॉट वैल्यू जो Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव जाने में जब ये ऐसे रिड्यूस होगा, कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ Cr3 पॉजिटिव Cr2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव ड्यू टू चेंज इन। तो देखो ये क्यों ज्यादा स्टेबल है? तो Mn3 पॉजिटिव, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको ये सब बता दिया। तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 यहाँ से निकालेंगे, एक तो 3d4 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका Mn3 पॉजिटिव। जब Mn4 पॉजिटिव बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, नहीं 2 पॉजिटिव है, जब 2 पॉजिटिव करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 3d5। तो इसके ई नोट की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी ही, क्योंकि यहाँ पे कितना एग्जैक्टली हाफ फिल्ड आपको ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, तो ज्यादा स्टेबल होता है। यस, Cr3 पॉजिटिव से Cr2 पॉजिटिव जाने पे क्या होता है? देखो यहाँ पे आ जाओ, तो एक यहाँ से 2 यहाँ से, तो 3d3 Cr3 पॉजिटिव हो गया, ये Cr3 पॉजिटिव, तो 3d3 बचेगा और Cr2 पॉजिटिव 3d4, इससे ज्यादा होगी। देखिए ये तो इससे तो ज्यादा होगी, ये तो ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल। ठीक है, इसकी ज्यादा पॉजिटिव इसीलिए होगी क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड में जा रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है इसमें, तो बताइए इसने बोला कि D5 टू D4 कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, नहीं। D5 टू D2 में जा रहा है, नहीं। D4 टू D5 में जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। इसमें आपको बताना है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ठीक है, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है n+2 का होल रूट रहेगा बोर मैग्नेट्रॉन, n यहाँ पे है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये उन्हीं के लिए सेम होगा जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, राइट। तो देखिए पहला मेरा है Ti3 पॉजिटिव, यहीं से देखो Ti3 पॉजिटिव, जब मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालूं, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो D1 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? D1 बचेगा। फिर है मेरा Cr2 पॉजिटिव, तो यहाँ से 2 निकालने, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, तो D4 बचेगा। फिर है मेरा Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, तो 2 यहाँ से निकालेंगे तो 5 बचेंगे इसमें। फिर मेरा है Fe2 पॉजिटिव, तो 2 यहाँ से निकालूंगी तो 3d6 बचेगा। फिर मेरा है लास्ट में Sc3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें से 3 निकाल दूंगी, इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, D0 बचेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, पहले वाले में क्या है आपका 1, दूसरे वाले में है 4, तीसरे वाले में 5। इसमें से कैसे निकालोगे? 10 में से माइनस कर दोगे, 10 - 6, इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 और इसमें 0। तो किस किस में से? Cr2 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव। देखो कौन कौन सा है, Cr2 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव, यानी बी एंड डी में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो PET3 and ESPH3 as ligands can form d-pi bonds with transition metals, is it true? तो इसको हम बोलते हैं, इसका नाम है हमारा ट्राई इथाइल फोस्फीन और इसका नाम है हमारा ट्राईफिनाइल आर्सीन। अब देखिए, जो फॉस्फोरस और आर्सेनिक होता है, इनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपना जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स में जो फिल्ड d ऑर्बिटल्स हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन्स अपने एम्प्टी d ऑर्बिटल्स में ले सकते हैं और d-pi बॉन्ड बना सकते हैं। तो पहला जो मेरा स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है द
नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज एज स्ट्रॉन्ग एज फोस्फोरस सिंगल बॉन्ड, इज इट ट्रू? तो ये ट्रू नहीं है। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि देखिए एक तो नाइट्रोजन की क्या होता है, स्मॉल साइज होता है और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इसकी वजह से इनमें रिपल्शन ज्यादा होता है इसके क्या इलेक्ट्रॉन्स में। इस वजह से जो ये सिंगल बॉन्ड है ये कम स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पी सिंगल बॉन्ड। फिर ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद नाइट्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये बिल्कुल सही है। एक यूनिक एबिलिटी इसमें होती है, एक तो इसका साइज छोटा होता है, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स होते नहीं इसमें, और इसकी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। तो इसके कारण ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं खुद के साथ, कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड एज अदर हेवियर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पास तो डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, तो ये कहाँ से डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पी पाई बॉन्ड ही बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जो इनकरेक्ट है, यानी इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको पेयर बताने हैं जिनके सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू क्या होती है, रूट n+2 भॉर मैग्नेट्रॉन। और ये जो n है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अभी मैंने आपको बताया था कैसे आपको याद करना है इसमें, ठीक है। बस आप देखो, पहले है Zn2 पॉजिटिव, पहले है मेरा Zn2 पॉजिटिव, इसका होता है 3d10 4s2। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये बन जाएगा 3d10, ठीक है। Ti तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें तो 0 हो गया क्योंकि सब पेयरिंग है इसमें। Ti2 पॉजिटिव ये होता है 3d2 4s2। तो इसमें से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3d2 बचेगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बचेंगे 2, ठीक है जी। अब आ जाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में तो मैच नहीं कर रहा भाई, एक में 0 है एक में 2 है। फिर Cr2 पॉजिटिव, इसका होता है 3d5 4s1। ये सब आपको याद हो जाएंगे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से, 3d4 बचेगा, आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 4। Fe2 पॉजिटिव होता है 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये बचेगा 3d6। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 - 6, यानी कि n = 4। ये सेम हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी में सेम हो गए, ठीक है। ये कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर सी में आ जाओ, Ti3 पॉजिटिव, ये होता है 3d2 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, इसमें से 2 इसमें से, 1 इसमें से, ये बचेगा 3d1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर आप निकालो Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव होता है 3d10 4s1, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, ये बचेगा 3d9, ये तो 4s0 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि 10 - 9 1। इसमें भी हो गया भैया सी ऑप्शन में। एक डी ऑप्शन और निकालते हैं, ठीक है। वैसे तो देखो उसमें 2 ऑप्शन का ही है, तो जहां बी एंड सी है वही करेक्ट है, लेकिन मैं आपको डी भी निकाल के दिखा देती हूँ, ठीक है। V2 पॉजिटिव, तो मैंने क्या किया था, ऐसी तिवारी वो यानी 23, यानी कि 3d3 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन कर जाएंगे तो 3d3, n की वैल्यू आएगी 3। Cu पॉजिटिव, ये था 3d10 4s1। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव होगा ये बचेगा 3d10, यानी कि n = 0। इसमें भी सेम नहीं, तो बी एंड सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें है कि द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 पॉजिटिव इज मोर देन Cu पॉजिटिव सॉल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। तो देखो Cu2 पॉजिटिव क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव आपका ये रहा। Cu2 पॉजिटिव में आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, और Cu पॉजिटिव में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं।
तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये अच्छी तरह से क्या हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है और जिससे इसको स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए स्टेटमेंट 2 दिए हुए हैं, आपको वही बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट 1 है कि Cr2 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग एंड Mn3 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग इन नेचर। देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब होता है कि Cr2 पॉजिटिव खुद तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जैसे Cr0 में रिड्यूस हो जाएगा, और जो अदर स्पीशीज है उनको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो क्या ऐसा करता है ये? तो Cr2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखिए इसका नॉर्मली क्या होता है 3d5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3d4 बचेगा। ठीक है, अब इसमें से फर्दर अगर एक इलेक्ट्रॉन और तुम रिमूव कर दो तो Cr3 पॉजिटिव बनेगा, जो बनेगा 3d3। ये तो अगर आप देखो तो ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, इसका जो नेचर है वो रिड्यूसिंग नेचर है, ना कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि अब 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और जो लोअर में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2G है वो एग्जैक्टली इसका क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। तो इसका मतलब इसमें स्टेबिलिटी जो है वो हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बजाय कैसा है, रिड्यूसिंग नेचर का। अब आगे बोल रहा है कि Mn3 पॉजिटिव रिड्यूसिंग नेचर का है, मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसको ऐसे जाना चाहिए। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बचेंगे 3d4 4s2। तो ये 3d5 में जाना चाहेगा। ठीक है, 3d5 में जाना चाहेगा, ना कि जब Mn5 पॉजिटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो 3d2 में जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 3d5 बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो गया, Mn2 पॉजिटिव की। तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है, यानी कि जो अदर स्पीशीज है उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। यानी कि Cr2 पॉजिटिव तो रिड्यूसिंग है नेचर में और Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग है नेचर में। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 है Sc3 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कंपाउंड्स कब रिपेल करेंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, जब इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना। तो जो स्कैंडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d1 4s2। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का क्या होगा, तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यस इसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब स्टेटमेंट जो नंबर 2 है वो करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसमें करेक्ट होगा। नीट 2020 का फेज 1 का क्वेश्चन है, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes। ये बिल्कुल ट्रू है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और कॉम्प्लेक्सेस भी फॉर्म करते हैं। फिर अगला है interstitial compounds are those that are formed when small atoms like hydrogen, carbon and nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metals। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। क्रिस्टल लैटिस होते हैं मेटल्स के, उसमें बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाता है, तो उस स्पेस में क्या होता है, छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं ना वो फिट हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो बी भी सही है। फिर है सी में द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम इन CrO4 एंड Cr2O7 आर नॉट द सेम। चेक कर लेते हैं। तो CrO4 जिसका निकालनी होती है उसको x मान लेते हैं। x ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो +4 इंटू -2 और टोटल चार्ज कितना है, -2। तो x इजकल टू हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 2 8 इजकल टू -2। x इजकल टू हो जाएगा -2 और ये माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 6। इसी तरह Cr2O7 इसमें देखो अब क्रोमियम का ही निकालना है तो हो जाएगा 2x प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 इजकल टू का -2। 2x प्लस माइनस 7 2 14 इजकल टू -2।
2x इजकल टू होगा -2, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। आगे 2x इजकल टू 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी सेम। भाई सेम आ गई है, तो इसका मतलब जो आपका स्टेटमेंट नंबर सी है वो इनकरेक्ट है। अब इसने बोला कि Cr2 पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 पॉजिटिव इन वाटर। क्या ये सही है? तो यस, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो Cr2 पॉजिटिव से अगर Cr3 पॉजिटिव में जाएंगे तो D3 बनेगा, यानी कि T2G जो ऑर्बिटल्स है वो एग्जैक्टली हाफ फिल हो जाएंगे। तो यस, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है। देन Fe2 पॉजिटिव, देखो Fe2 पॉजिटिव अगर रिड्यूसिंग है तो ये ऑक्सीडाइज किस में होगा? Fe3 पॉजिटिव में, तो ये भी D5 होगा। तो इसमें क्वेश्चन ये तो D3 हो गया, ये D5 हो गया, तो ये इससे स्ट्रॉन्गर कैसे हो गया? ठीक है, तो देखिए इस केस में हम निकालते हैं लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो आप Cr3 पॉजिटिव के केस में निकालिए, तो ये हो गए T2G और ये हो गया Eg 1 2 3। तो इस वाले केस में नीचे वाले में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -4 से, और इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा -1.2। इस तरह से इसकी एनर्जी आएगी। अब आप Fe3 पॉजिटिव के केस में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये T2G होता है, ये Eg होता है। तो T2G में कितने हैं? 3, तो हो जाएगा -0.4 इंटू 3 प्लस Eg में कितना है? हो जाएगा 0.6 इंटू 2। तो इसकी कितनी बैठेगी? देखो -1.2 प्लस 1.2, ये आएगा 0। तो इसकी ज़्यादा निगेटिव है, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि Cr2 पॉजिटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा देन Fe2 पॉजिटिव। इन किस में? वाटर, क्योंकि वाटर में ही तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो किसी भी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं है। देखिए हम इसको बिना पेन पेपर के करेंगे। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, जो मैंने ट्रिक बनाई उससे आप इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिए, जैसे SC तिवारी वो कार में फिर से। तो ये है आपका 3d7 4s2। तो अगर 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन, 2 तो आपके S से चले जाएंगे, एक 3d7 से जाएगा, बचेगा 3d6, यानी कि 4 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होता है? √n इंटू n+2। तो √n में हम लिखेंगे 4 + 4 और इंटू 4 + 2 यानी 6। तो 6 4 जा कितने हुए? 24। तो बताओ 24 कहाँ पे है? A का 4, A का 4 एक में और है बस। इसका मतलब आपको B का और निकालना है, क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। Cr3 पॉजिटिव ये होता है 3d5 4s1। एक तो 4s वाला जाएगा, 2 3d5 में से चले जाएंगे, इसके बचेंगे 3d3, यानी कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आप कैसे निकालोगे मैग्नेटिक मोमेंट? इसका निकालेंगे √n इंटू n+2, n की वैल्यू 3 और n+2 कितना हुआ? 3 + 2 5, 5 3 या कितने हुए? 15, √15 देखो 5th। तो 4 5th कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर A। इसका ऑप्शन नंबर A क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। इसी तरह आप और सबके भी निकाल सकते हैं, मैं एक का निकाल के बता देती हूँ। जैसे मैं Fe3 पॉजिटिव का निकाल देती हूँ। ये है 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो ये बचेगा 3d5। तो n की वैल्यू क्या है? 5। तो आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका n इंटू n+2 और मैग्नेटॉन, n की जगह क्या रखो आप? 5 और यहाँ 5 + 2, तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 7, तो ये आएगा आपका 35। तो बताओ 35 कहाँ है? सेकंड में, तो यही C का सेकंड। ऐसे आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर A। इस क्वेश्चन में है कि इनमें से आपको बताना है कौन सा डी ट्रांजिशन भी दिखाता है, पैरामैग्नेटिज्म भी है। तो डी ट्रांजिशन कब दिखाएगा? जब इसके डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन हो अनपेयर्ड, तभी ट्रांजिशन होगा। तो चलिए देखते हैं। अभी CrO4 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये निकलेगी X -8 -2, इसमें आएगा +6। ठीक है, क्रोमियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसके डी ऑर्बिटल में। इसी तरह इसकी भी +6 होती है, इसमें भी नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 में यही था। MnO4 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है? X -8 = -1, ये आएगा +7। इसका आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है मैंगनीज का। देखो 7 के 7 गए, कोई आपका इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो डी ट्रांजिशन कहाँ से होगा? अब देखो इसमें देख लो लास्ट में, इसी में होगा जब सब में 0 आ गया। तो
MnO4 माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस 8, यहाँ पे होगा +6। तो इसका होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज का 3d5 4s2। 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन भी है तो पैरामैग्नेटिक भी है, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिज्म भी शो करेगा और dd ट्रांजिशन भी शो करेगा।